तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का रोल क्या है। जो हम वर्टिब्रेट्स हैं इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो यूज है वो है आपका यूज ऑफ ऑक्सीजन इज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक, इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स, तो ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक, दूसरी बात, हमको जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का हम यूज करते हैं टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। जो भी हमारे वाइटल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल गैस है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल गैस है। ठीक, तो O2 जो है, O2 की अगर हम बात करें तो O2 जो है कंटिन्यूअसली सेल्स को चाहिए। O2 की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली सेल्स को चाहिए ताकि उनकी जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो पूरी तरीके से कंटिन्यू रहे। प्रोवाइडेड टू सेल्स फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। तो उनके मेटाबॉलिज्म के लिए हमको O2 चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे दो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप बात करें कि ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या है। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते हैं। ठीक, और इसी कॉमनली ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में, रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी को हम कॉमन भाषा में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक, अब रेस्पिरेशन की बात अगर की जाए तो क्या आपके रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो फॉलोइंग स्टेप्स रेस्पिरेशन के द्वारा इन्वॉल्व होते हैं। पहला है आपका, फर्स्ट है आपका कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो ब्लड
के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, ब्लड और टिश्यू के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है O2 और CO2 का, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ठीक, और सेल्स के द्वारा यूटिलाइजेशन हो रहा है O2 का, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा। ठीक, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं ताकि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें। तो पहला स्टेप जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ठीक, जो स्टेप्स हैं हमारे। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ब्लड और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन हो रहा है और O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक, तो ये तीन हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़े। ठीक, तीन हमने स्टेप्स पढ़े कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड हो रहा है, ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन हो रहा है, और तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका हम यूज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसको हम कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक, एनर्जी की अगर हम बात करें तो वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल गैसेज है, इसको हम एक्सपेल करते हैं, इसको हम एक्सेल करते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। ठीक, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हम एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। ठीक, और ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन हमको कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, सारे सेल्स को कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंटिन्यू हो सके, मेटाबॉलिक मशीनरी में कोई फर्क ना आए। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
तो अब बात आती है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे हम। ठीक ठीक, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक, और यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक, तो देखिए जनरल बॉडी सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? कौन से ऐसे मतलब एग्जांपल्स हैं, ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं जिनका रेस्पिरेशन इनकी पूरी बॉडी सरफेस के द्वारा होता है? यानी बॉडी की सरफेस पे ऐसे पोर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, सीलियन ट्रेट्स और फ्लैट वॉर्म्स। ठीक, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है, यानी इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा आ जाएगा फ्रॉग। क्या आ जाएगा? फ्रॉग। दूसरा आ जाएगा एग्जांपल अर्थवॉर्म। तो फ्रॉग और अर्थवॉर्म है, इनकी स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्ट होती है कि ये अपना रेस्पिरेशन उसी के थ्रू कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड हमारा जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा रेस्पिरेशन जो है वो इंसेक्ट्स का होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है गिल्स। गिल्स की अगर बात करें तो जितने भी हमारे मॉलस्क हैं, जितनी भी हमारी फिशेज हैं, ठीक, और इसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ये सभी रेस्पिरेशन जो करते हैं वो आपका गिल्स के द्वारा करते हैं। फिर आता है हमारा लंग्स। तो लंग्स की अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, तो उसमें हमारा 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है रेप्टाइल्स, दूसरा नाम आता है बर्ड्स और तीसरा नाम आता है मैमल्स। तो 3 ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, वो आपका रेस्पिरेशन जो है लंग्स के द्वारा संपूर्ण करते हैं, लंग्स के द्वारा कंप्लीट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और उनके एग्जांपल्स हैं। तो मैंने बताया जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू स्पॉन्जेस, सीलियन ट्रेट्स और फ्लैटवॉर्म्स, मॉइस्ट स्किन के थ्रू फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू इंसेक्ट्स, गिल्स जो है मॉलस्क, फिशेस और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। लंग्स की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक, अब बात आती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है। ठीक, तो अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसमें पहला जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, दूसरा जो पार्ट आता है इसको हम कहते हैं लंग्स। इसको हम कहते हैं लंग्स। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक पैसेज है जहां से एयर लंग्स में एंटर करती है, बाय विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। तो एक ऐसा पैसेज है जहां से एयर लंग्स तक एंटर करती है, उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। इसकी शुरुआत जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती है। ठीक, फिर नसल चैम्बर जाती है, एयर जो है नसल चैम्बर जाती है। नसल चैम्बर से होते हुए इंटरनल
नेयर से जाती है, इंटरनल नेयर से जाती है, नेसल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, ठीक। वहां से आपकी एयर जो है नेसोफेरिंक्स जाती है, नेसोफेरिंक्स एयर जाती है। नेसोफेरिंक्स के बाद आपकी फिर से फेरिंक्स एयर पहुंचती है, ठीक। और फेरिंक्स के बाद आप देखेंगे कि फेरिंक्स के बाद जो है ग्लॉटिस, आपकी ग्लॉटिस से एयर गुजरेगी, ठीक। ग्लॉटिस के बाद आप देखेंगे ये लैरिंक्स की तरफ एयर आएगी और लैरिंक्स के बाद ये एयर जो है ट्रैकिया की तरफ आएगी, ठीक। और ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकियल ट्री जो होता है, जहां सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ब्रोंकियल ट्री की तरफ एयर आएगी, ठीक। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा एयर का पैसेज होता है, ठीक। इस एयर पैसेज को हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं इसको हम। तो ये पूरा जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यहाँ पूरा ये जो एयर का पैसेज इस तरीके से मूव करता है, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए शुरुआत हमारी होती है नोज एंड नेसल पैसेज से, नोज एंड नेसल पैसेज से, यहां से शुरुआत होती है।
जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज एंड नेसल पैसेज। तो नोज एंड नेसल पैसेज से शुरुआत होती है। तो ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमंस में एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है, ठीक। और ये आपका ओपनिंग आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड्स ओपन होता है जो ये पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ठीक। अबव द अपर लिप के अबव, जो हमारे होंठ है उसके ऊपर जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है इसके अपर लिप के ऊपर है। ये जो नॉस्ट्रल्स आप देख रहे हैं इसी को हमने बताया है कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउटवर्ड्स अबव द अपर लिप, ठीक। तो एक्सटर्नल लेयर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लेयर्स जो हैं आपके वेस्टिब्यूलर रीजन में ओपन होते हैं, ओपन इन वेस्टिब्यूलर रीजन। तो वेस्टिब्यूलर रीजन में ओपन होते हैं, ठीक। और ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है ये आपका प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ, प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर, ठीक। तो नेसल पैसेज की अगर हम बात करें तो नेसल पैसेज जो है हमारा 3 रीजन में डिवाइडेड है। अगर नेसल पैसेज की हम बात करें तो नेसल पैसेज 3 रीजन में डिवाइडेड है। पहला है वेस्टिब्यूलर रीजन, फर्स्ट इज वेस्टिब्यूलर रीजन। अब जो ये वेस्टिब्यूलर रीजन है यहाँ पे स्किन होती है, हेयर है और सीवेशियस ग्लैंड्स हैं। स्किन है, हेयर है और सीवेशियस ग्लैंड्स हैं। दूसरा आपका रेस्पिरेटरी रीजन है। रेस्पिरेटरी रीजन की बात करें तो ये रीजन आपका लाइंड होता है PSCCGE से, PSCCGE से। आखिर में ये PSCCGE क्या है? ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, तो ये रीजन इस टिश्यू से आपका जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है उससे लाइन होता है। तीसरा है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी रीजन। तीसरा आपका ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है, ठीक। तो तीसरे रीजन को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन की अगर हम बात करें तो ये लाइन होता है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम से, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के द्वारा लाइन होता है और इसको हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जहां से हमको स्मेल की सेंस बड्स समझ में आते हैं उसको हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, ठीक। सेंस ऑफ स्मेल हमारा डेवलप इसी रीजन से होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ह्यूमंस में एक पेयर होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का जो कि आउटवर्ड ओपन होता है अबव द अपर लिप, ठीक। एक्सटर्नल लेयर्स आपके वेस्टिबुलर रीजन में ओपन होते हैं जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल चैम्बर पैसेज होता है, नेसल चैम्बर पैसेज होता है। नेसल पैसेज की अगर हम बात करें तो ये 3 रीजन में डिवाइडेड है। पहला है वेस्टिबुलर रीजन जहां पे स्किन है, हेयर है, सीवेशियस ग्लैंड्स हैं। रेस्पिरेटरी रीजन जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम नाम के टिश्यूज के द्वारा कवर्ड होता है, लाइंड अप होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन में न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है।
ठीक, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया नोज एंड नेसल पैसेज, जो हमारी नाक है और जो नेसल पैसेज है, ठीक है ना, जो पूरा पैसेज है वहां कौन कौन से रीजन होते हैं, वेस्टिबुलर रीजन क्या है, रेस्पिरेटरी रीजन क्या है, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या है, ये तो उसकी बात होगी। ठीक, अब दूसरा जो पार्ट आता है इसको हम कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। दिस इज नोन एज बकोफेरेंजियल कैविटी। अब ये बकोफेरेंजियल कैविटी क्या है? ठीक, देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका एंटीरियर पार्ट, ये जो एंटीरियर पार्ट है इसी को हम कहते हैं बकल कैविटी। एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं बकल कैविटी। ठीक, और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है ना, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं फेरेंजियल कैविटी। दिस इज नोन एज फेरेंजियल कैविटी। तो दो पार्ट होते हैं आपके बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर, एक एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, दूसरा पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम फेरेंजियल कैविटी कहते हैं। दिस इज नोन एज फेरेंजियल कैविटी। ठीक, अब बकल और नेसल कैविटी के बीच में, बकल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच में, बकल और नेसल कैविटी के बीच में आपका एक हार्ड पैलेट होती है, एक बीच में हार्ड पैलेट होती है जो कि सॉफ्ट पैलेट के द्वारा फॉलोड की जाती है, जो कि सॉफ्ट पैलेट के द्वारा फॉलोड की जाती है। ठीक, और इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है इसको हम यूव्यूला कहते हैं। टर्मिनल पार्ट को हम यूव्यूला कहते हैं। टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज यूव्यूला। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो फेरेंजियल कैविटी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फेरेंजियल कैविटी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक, जो अपर चैम्बर होता है, अपर चैम्बर की अगर हम बात करें तो अपर चैम्बर नेज़ोफेरेंजियल चैम्बर कहलाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है अपर चैम्बर, तो अपर चैम्बर जो होता है वो नेज़ोफेरेंजियल चैम्बर कहलाता है, नेज़ोफेरेंजियल चैम्बर कहलाता है। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें आपके लोअर चैम्बर की, तो लोअर चैम्बर जो है, लोअर चैम्बर की हम बात करें तो लोअर चैम्बर जो है ओरोफेरेंजियल चैम्बर कहलाता है, ओरोफेरेंजियल चैम्बर कहलाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बकोफेरेंजियल कैविटी है, ये बकोफेरेंजियल कैविटी आपकी दो पार्ट से बनी है, एक है बकल कैविटी जो कि इसका एंटीरियर पार्ट है, एक है इसका पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम फेरेंजियल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक, बकल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच एक हार्ड पैलेट होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट के द्वारा फॉलोड अप होता है, उसका टर्मिनल पार्ट यूव्यूला कहा जाता है, और ये दो चैम्बर्स में डिवाइड होता है। पहला है आपका अपर चैम्बर और दूसरा है आपका लोअर चैम्बर। पहला है आपका अपर चैम्बर, दूसरा है आपका लोअर चैम्बर। तो इसी के साथ हमारा जो बकोफेरेंजियल कैविटी है, ठीक, यहाँ पे खत्म होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वेंट्रल पोर होता है, एक वेंट्रल पोर है, वेंट्रल पोर जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। एक पोर है वेंट्रल पोर जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है ना, तो ये जो वेंट्रल पोर होता है ये ग्लॉटिस कहलाता है। ठीक, ये वेंट्रल पोर जो है इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है ना, और ये वेंट्रल पोर जो है ग्लॉटिस जो है ये ओपन अप होता है लैरिंक्स में, लैरिंक्स में ये ओपन अप होता है। ठीक, और इसी से आप आगे देखेंगे कि ग्लॉटिस के पास एक इलास्टिक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से जुड़ा हुआ एक इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है
जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस, इसको हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे फूड और एयर दोनों मिक्स होती हैं, उस पार्ट का नाम है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पे फूड और एयर दोनों मिक्स होती है, फूड और एयर दोनों मिक्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, तो फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, तो हमने अभी दो पार्ट पढ़ लिए, हमने पढ़ा नोज और नेसल पैसेज, फिर उसके बाद पढ़ा हमने बकोफेरेंजियल कैविटी। ठीक, तीसरा पार्ट है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम ऊपर वाले पोर्शन को रब कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग लैरिंक्स पढ़ेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम रब कर देंगे। ठीक, तो लैरिंक्स जो है उसको हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स जो है वो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। थर्ड हमारा है पार्ट लैरिंक्स। लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स आपका वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। लैरिंक्स जो है वो आपका वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक, तो लैरिंक्स है क्या? लैरिंक्स एक्चुअली में एक कार्टिलिजेनियस बॉक्स है। लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो लैरिंक्स एक कार्टिलिजेनियस बॉक्स है। ठीक, अब ये जो कार्टिलिजेनियस बॉक्स है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ये आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो लैरिंक्स जो है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स एंड हेंस इज कॉल्ड एज द साउंड बॉक्स। इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, दिस इज नोन एज साउंड बॉक्स। तो दिस इज कॉल्ड एज लैरिंक्स व्हिच इज वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक, ये कार्टिलेज से बना हुआ डब्बा है, बॉक्स है, जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक, अब लैरिंक्स जो है ये 4 प्रकार के कार्टिलेज से बनता है। टोटल 4 प्रकार के कार्टिलेज हैं। ठीक, पहला है आपका थायराइड कार्टिलेज, फर्स्ट इज थायराइड कार्टिलेज। ठीक, दूसरा है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक, और तीसरा है आपका एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। थर्ड वन इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक, और चौथा है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनाई। चौथा है आपका कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनाई। ठीक, तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज की बात करें तो ये पिरामिड शेप होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पिरामिड शेप होता है, ये आपका सी शेप होता है। ठीक, और क्रिकॉइड कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये आपका सिग्नेट रिंग शेप होता है, सिग्नेट रिंग शेप होता है। ठीक, इन सब की शेप अलग अलग होती है। वहीं पे हम बात करें आपकी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनाई की तो ये सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, तो इसलिए इसको हम इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं। इसको हम इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के वोकल कॉर्ड होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। 2 प्रकार के वोकल कॉर्ड होते हैं। एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो एक ट्रू वोकल कॉर्ड कहलाता है, दूसरा आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड कहलाता है। ठीक, तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक,
जो कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक। और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होता है ये हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक, ये हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लैरिंक्स, ये लैरिंक्स के बारे में था, ठीक है ना, ठीक। तो क्या अंतर है अगर हम बात करें आपके फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड के रिलेशन के बीच में, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मॉइस्चर। फॉल्स वोकल कॉर्ड का एक ही काम है, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इसी में फोर्थ पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फोर्थ पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। दिस इज नोन एज ट्रैकिया, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक। तो ट्रैकिया जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक, ट्रैकिया। तो फोर्थ पार्ट है हमारा ट्रैकिया। इट इज लॉन्ग 10 to 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ट्यूब, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी जो है एक ट्यूब है, ठीक है ना। एक ट्यूब है जो कि आपकी एक्सटेंड करती है मिड थोरेसिक कैविटी तक, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी। तो ये एक्सटेंड करती है मिड थोरेसिक कैविटी तक, जिसका नाम है ट्रैकिया। इसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ठीक। अब यहां पे होता क्या ट्रैकिया में, 16 से लेके 20 सी शेप कार्टिलेजेनियस रिंग्स मौजूद होती हैं। 16 से लेके 20 सी शेप कार्टिलेजेनियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजेनियस रिंग्स आर प्रेजेंट। 16 से लेके 20 संख्या होती है जो कि कार्टिलेजेनियस रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये जो कार्टिलेजेनियस रिंग्स हैं इनका एक बड़ा जबरदस्त रोल है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाती हैं, प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो कोलैप्स करने से अगर कोई बचाता है ट्रैकिया को तो वो है ये आपकी सी शेप्ड रिंग्स। सी शेप्ड रिंग का एक ही काम है कि किसी तरह ट्रैकिया को कोलैप्स करने से इनको बचाना है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। फिफ्थ पार्ट इज ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक। तो देखिए ब्रोंकियल ट्री और आपकी रेस्पिरेटरी के ट्री क्या है, जब आपकी ट्रैकिया थोरेसिक कैविटी में एंटर करती है, व्हेन ट्रैकिया एंटर्स द थोरेसिक कैविटी, तो जब थोरेसिक कैविटी में आपकी ट्रैकिया एंटर करती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपकी कहलाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, एक होती है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक, और एक होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो एक है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई और दूसरी है आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो दो ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक। तो यही आपकी ब्रोंकाई जो है ये आपका एक ब्रोंकियल ट्री बना देती है और बाकी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री बना देती हैं। तो अभी इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे तो उससे हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक, कि क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको।
तो देखिए शुरुआत जो होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरुआत होती है। ठीक, अब ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो है आपके वेस्टिब्यूल्स में आ जाते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो है वेस्टिब्यूल्स में आ जाते हैं। वेस्टिब्यूल्स की हम बात करें तो ये आपके नेजल चैम्बर्स में आ जाते हैं। ठीक, नेजल चैम्बर्स में बात करें तो ये इंटरनल लेयर्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेजोफेरिंक्स आता है, नेजोफेरिंक्स आता है। नेजोफेरिंक्स के बाद हमारा फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स आता है। ठीक, फेरिंक्स और लैरिंक्स के बीच आपको मैंने बताया था कि ग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप होता है। ठीक, और लैरिंक्स से जुड़ा होता है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो लैरिंक्स से हमारा जुड़ा हुआ है ट्रैकिया। ठीक, तो लैरिंक्स से हमारा जुड़ा हुआ है ट्रैकिया। तो ये जो पूरा आप जोन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। दिस इज नोन एज कंडक्टिंग जोन। इसको हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है आप इसको देखेंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, आगे एक्सटेंड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस विल एक्सटेंड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से ये आगे डेवलप होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे डेवलप होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से आगे डेवलप होगा टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ये डेवलप होगा टोटल पल्मोनरी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा। ठीक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आप ये देखेंगे जो ये पूरा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल ट्री। इसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। दिस इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री। इसको हम ब्रोंकियल ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है आपका, ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से ले जाएं तो ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन जाएगा। ठीक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आप देखेंगे कि यही चीज आगे आपकी एल्वियोलर डक्ट में पास कर जाएगी, एल्वियोलर डक्ट में पास करेगी। ठीक, इसके बाद एल्वियोलर डक्ट से आपका आ जाएगा एट्रिया। ठीक, और यहां पे लास्ट पे आ जाएगा एल्वियोलर सैक। लास्ट में आ जाएगा आपका एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर सैक से सबसे एट लास्ट में आपका आएगा एल्वियोली, जो कि यूनिट्स हैं। लंग्स की यूनिट्स क्या है? एल्वियोली। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री। दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री। इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो पूरा है ये आपका एक्सचेंज जोन है। दिस इज नोन एज एक्सचेंज जोन। इसको हम एक्सचेंज जोन कहते हैं, एक्सचेंज जोन। ठीक, तो ये था हमारा कंडक्टिंग जोन और ये था हमारा एक्सचेंज जोन। ठीक, तो एक्सचेंज जोन में आप देखेंगे कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये बना होता है सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे बना होता है? सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल स्क्वैमस
एपिथेलियम। ठीक, और जो आप यहां से देख रहे हैं कि ट्रैकिया से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की जो चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका बना होता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड हायालिन कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक, तो जो एक्सचेंज जोन है, जिस इस जोन की हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज जोन ही आपका एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 है। यही असली जगह है जहां पे ऑफ CO2 एंड O2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की जगह CO2 एंड O2। तो ये जो एक्सचेंज होता है, ये ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर के बीच होता है, ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर के बीच होता है। ठीक, दिस इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, अब कंडक्टिंग जोन की अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग जोन का काम ये है कि कंडक्टिंग जोन ये करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली तक एटमॉस्फेरिक एयर को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है आपके कंडक्टिंग जोन का। तो दो प्रकार के जोन्स हैं, एक कंडक्टिंग जोन्स है, एक आपका एक्सचेंज जोन है। कंडक्टिंग जोन का काम है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक लाना। एल्वियोली कहाँ है? यहाँ पे है, वहां से एयर आ रही है और एयर आते आते पूरा एल्वियोली तक आ रही है। ये कंडक्टिंग जोन का काम है। ठीक, बाकी जो आपका एक्सचेंज जोन है, एक्सचेंज जोन हमारा ये है पूरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके आपका एल्वियोली तक। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन किससे बनता है? सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनता है और यही एक्चुअल साइट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के डिफ्यूजन की, जहां पे ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर में एटमॉस्फेरिक एयर से ब्लड में डिफ्यूजन होता है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी मंडे क्लास मोस्ट प्रॉब्ली होगी तो उसमें हम लोग लंग्स और अदर पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।